आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। जो मेनली ये टॉपिक है ये जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है विद द सब्जेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। बच्चों सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। डेफिनेशन क्या है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस डेवलप्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी इनसफिशियंसी। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब डेवलप होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। कहाँ पे? पल्मोनरी मतलब लंग्स में, पल्मोनरी मतलब लंग्स में इनसफिशियंसी हो जाती है या फिर रिटेंशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ पे? पल्मोनरी या फिर लंग्स में। इट अकर्स as result of decreased elimination of carbon dioxide from the body due to poor ventilation। इसमें क्या होता है? इट अकर्स एज अ रिजल्ट। अगर ये देखा जाए एक तरीके से तो ये कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ डिक्रीज एलिमिनेशन। क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एलिमिनेशन होना, उसका मतलब बाहर निकलना, एलिमिनेट होना बॉडी से, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? पुअर वेंटिलेशन हो जाता है। जो बेबी होता है उसको क्या होता है, या फिर जो इंसान होता है, बेबी होता है, जिसमें भी होता है उसमें क्या होता है? पुअर वेंटिलेशन हो जाता है, मतलब उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइपो एपनिया भी कह सकते हैं। वो हो सकता है, वेंटिलेशन हो सकता है या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है। विच लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। अगर तो उसके हिसाब से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बॉडी से निकलना चाहिए वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? विच लीड्स ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है? अक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेशन हो जाता है, भराव हो जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इन द बॉडी के अंदर, क्योंकि उसका एलिमिनेशन होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका एलिमिनेशन नहीं होता है, डिक्रीज हो जाता है उसका एलिमिनेशन। एंड जनरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका जनरेशन होना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो कार्बोनिक एसिड होते हैं बॉडी में उनका क्या होने लगता है? जनरेशन होने लगता है, मतलब वो बनने लगती हैं, उनका जनरेशन होने लगता है जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट तो बच्चों ये थी डेफिनेशन। कुल मिला के इस डेफिनेशन का मतलब इतना ही था कि जब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका एलिमिनेशन नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो उसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भराव होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होने लगता है कि उसको जो इंसान होता है, जो बेबी होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बोनिक एसिड जो है वो बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस इज characterized by primary rise in PCO2 above 45 mmHg which remains at this value from no longer than 6 to 12 hours। एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये होता है, इसका मेनली ये लक्षण देखा गया है, जो PCO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 45 mmHg से ज़्यादा राइज नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा राइज हो गया विच रिमेन्स एट दिस, अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 6 से 12 घंटे के अंदर से ज़्यादा जो क्या है उसको ज़्यादा लॉन्गर नहीं हो सकती। मतलब एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एसिडोसिस का जो मतलब एक तरह से देखा जाए कार्यकाल है तो 6 to 12 आवर्स ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो PCO2 होता है वो 45 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों ये थे डेफिनेशन। अब इसके बाद हम बच्चों आते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो हम कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट एज अ नर्स हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन शुड एम्फसाइज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज एंड इम्प्रूवमेंट एल्वोलार गैस एक्सचेंज बाय असिस्टेड वेंटिलेशन। इसका मैनेजमेंट हम कंडीशन को देख के करेंगे, बेबी का जो कंडीशन है उसको देख, उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इम्फसाइज करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, अंडरलाइंग कॉजेज वगैरह देखेंगे, कॉजेज वगैरह जो है उनको देखेंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करेंगे एल्वोलार गैस एक्सचेंज बाय असिस्टेड वेंटिलेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मेन कॉज क्या है कि उसको वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो उसका वेंटिलेशन है उसको हम लोग असेस करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम एल्वोलार गैस एक्सचेंज करें, मतलब एल्वोलार गैस जो है उसका एक्सचेंज करें, मतलब एल्वोलार गैस जो है उसको बॉडी में डालेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे विद हाई फ्लो रेट्स में हेल्प टू रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, अगर हम ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन जो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे हाई लेवल में, हाई फ्लो रेट्स में, बहुत ज़्यादा रेट में, तो क्या होगा, मे बी ये हेल्प कर सकती है किसको, जो बॉडी में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने में, उसको हटाने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइट लिफ्टिंग मास्क और हेड बॉक्स में कॉज डेंजरस एलिमिनेशन ऑफ PCO2। अगर हम लोग उसको टाइट फिटिंग मास्क देंगे या फिर हेड बॉक्स लगाएंगे तो मे बी क्या हो सकता है, वो कॉज कर सकता है डेंजरस, मतलब वो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है किसके लिए, एलिमिनेशन ऑफ PCO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो बढ़ा सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। हम बच्चों यहाँ पे बता रहे थे PCO2, हमने पीछे भी बताया है तो एक्चुअली मिस्टेक हो गई। PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने पीछे उसको हमने पी ना करके मैंने डायरेक्ट बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन याद रखना PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बच्चों दोबारा से बता दे रहे हैं कि पीछे हमने उसको PCO2 बताया था, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हमने बताया था एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या था, PCO2 जो होता है वो 45 mmHg हो जाता है, मतलब जो उसका प्रेशर हो जाता है, हमने प्रेशर बोला था, प्रेशर जो था वो CO2 हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे बच्चों पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आते हैं, तो जो मतलब यहाँ पे PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम टाइट फिटिंग मास्क वगैरह लगाएंगे, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के लिए, या फिर जो उसका हेड बॉक्स होगा उसको बहुत ज़्यादा टाइटली अगर बांधेंगे सर वगैरह पे, तो क्या होगा, मे बी क्या हो सकता है, जो प्रेशर होता है पार्शियली जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। तो ध्यान देना बच्चों PCO2 का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट में बी एडमिनिस्टर एज लाइफ सेविंग मेजर्स। अगर हम लोग रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, ड्रग है, अगर हम इसको दे रहे हैं तो ये में भी लाइफ सेविंग मेजर्स हो सकता है, मतलब जो इंसान है उसकी जो लाइफ है उसको हम बचा सकते हैं, एक लाइफ सेविंग मेजर्स हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इफ हेंस इज हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया का मतलब होता है जो सोडियम लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सोडियम लेवल इंक्रीज हो रहा है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड शुड बी गिवन, अगर सोडियम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं एंड शुड बी गिवन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेंटिलेशन। हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं, फिब्रिलेटर से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं। फिब्रिलेशन क्या है, फिब्रिलेटर क्या है, एक डिवाइस है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब हमको ये किस लिए देंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को क्या करने के लिए, जो इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है तो मतलब सोडियम लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, वेंटिलेशन को मैनेज करने के लिए या फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रावेनस फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड फ्लूइड बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट है when intravenous fluid should be administered to maintain hydration and fluid balance। वैसे मेनली क्या होता है, अगर किसी को हाइड्रेशन है मतलब, या फिर फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया है, बॉडी में पानी की कमी हो गई है, या फिर उसको डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया है, तो हम लोग वैसे भी उसको क्या करते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड चलाते हैं, मतलब जो RL हो गया, DNS हो गया, ये जो फ्लूइड वगैरह है हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं हाइड्रेशन को और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन इन्वेंसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हम लोग उसको नॉन इन्वेंसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी दे सकते हैं। और एयर ब्रीथिंग मशीन, और एक क्या होता है, ये एक मेनली एक प्रकार का ब्रीथिंग मशीन होती है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेंटिलेशन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन सॉल्बुटामॉल और सल्मेट्रॉल। ये क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर्स अब रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है तो उसको हम लोग सॉल्बुटामॉल और सल्मेट्रॉल वगैरह मेडिसिन दे सकते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स वगैरह दे सकते हैं उसको वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिवर्स सम टाइम ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो भी हम लोग दे सकते हैं सम टाइम, किस लिए, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया, अगर एयरवे में कोई रुकावट
रुकावट वगैरह हुई होगी, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट वगैरह हुई होगी, तो उस टाइम पे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि बेथामेथाजोन, बेथामेथाजोन, ये लिखा है बच्चों बेथामेथाजोन और प्रेडनिसोन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो हम लोग मेनली प्रोवाइड कराएंगे अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा तब। उसके बाद अगर वो स्मोक करता होगा तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको तुरंत स्मोकिंग को हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप करवा देंगे। तो बच्चों ये था इसका टॉपिक जो हमने पढ़ा। अब हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। तो आज हमने आपको बताया रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये हो रहा है कि जो डेफिनेशन में हमने बताया था कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका रिटेंशन हो जाता है पल्मोनरी में, और हम आपको कल पढ़ाएंगे एल्किलोसिस। तो बच्चों याद रखना, हमने जो PCO2 बोला था उसका मतलब था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप उसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ना पढ़ के, उसको प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ना पढ़ के, उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और मेनली ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, और ये फ्लूइड इम्बैलेंस में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बैलेंस में आते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये टॉपिक जो है वो पीडियाट्रिक का है। थैंक यू सो मच।